नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की राजधानी देहरादून से। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें, महिला कमांडो का उत्तराखंड पुलिस में शामिल होने पर ही कार्यक्रम रखा गया। 22 महिला कमांडो का दस्ता ट्रेनिंग के बाद बना इतिहास का हिस्सा। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार सहित तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर देहरादून से। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला कमांडो का उत्तराखंड पुलिस में शामिल होने पर ही कार्यक्रम था, जहां 22 महिला कमांडो के दस्ते को ट्रेनिंग के बाद एटीएस का हिस्सा बनाया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद रहे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के साथ साथ तमाम पुलिस अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आपको बता दें कि 22 महिला कमांडो को शामिल कराया गया है। ट्रेनिंग के बाद एटीएस का ये हिस्सा बना है। मुख्य अतिथि के तौर पर खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी खबर देख रहे हैं इस वक्त की राजधानी देहरादून से, जहां महिला कमांडो का उत्तराखंड पुलिस में शामिल होने का ये कार्यक्रम था। 22 महिला कमांडो का दस्ता ट्रेनिंग के बाद एटीएस का हिस्सा बना। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सहित तमाम अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगूड़ी हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 22 महिला कमांडो को उत्तराखंड पुलिस में शामिल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल? बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगी कि आज जो है उत्तराखंड के एटीएस विंग में पहला महिला कमांडो दस्ता शामिल हो गया है। दून पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दस्ते का शुभारंभ किया। जिसके बाद जो है कार्यक्रम में जो महिला कमांडो दस्ता है, उन्होंने सीएम के सामने डेमो भी प्रस्तुत किया था। और यहाँ पर मैं जानकारी दूंगी कि कई महीनों से ये जो महिला दस्ते हैं, ये कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। महिला कमांडो के इस दल को राज्य और देश की सुरक्षा करने का ये अवसर मिला है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है महिलाएं के लिए, जिस तरीके आत्मनिर्भर है। और इस तरीके की अगर यहाँ पर महिला कमांडो जो शामिल हुई है, तो कहीं ना कहीं महिला इसमें सशक्त है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जगूड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां 22 महिला कमांडो के दस्ते को एटीएस में शामिल करवाया गया है। मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो चलिए, रुक लेते हैं खबरों का। 1 मार्च से भराड़ीसैंण में होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में हर अधिकारी, कर्मचारी और विधायक को कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पर ही प्रवेश दिया
दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि विधायकों के साथ आने वालों को भी विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को भी सीमित संख्या में ही पास जारी किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र को भलीभांति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। 1 मार्च से अपने भराड़ीसैंण में अपना बजट सत्र शुरू हो रहा है। उसको लेकर जिस प्रकार से सुरक्षा की यहाँ बैठक हुई और हमारा ये सत्र बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो। जहाँ व्यवस्थाओं की बात करूँ तो हम लोग पूरी तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं 4 चौबंद हैं वहाँ पे, और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे हमारे तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ भी बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि एक तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा उसका RT-PCR टेस्ट हम लोग वहाँ करेंगे, और उसमें यदि कोई जिसको वैक्सीन लग गई हैं दोनों, और वो यदि अपने वैक्सीन लगी है उसकी यदि वो अपना प्रमाण देंगे तो उनको ही जाने दिया जाएगा। उसमें सभी के लिए सब लागू होगा। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे। सीएम ने दिल्ली दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा से हुई जनधन की हानि और उसके बाद संचालित सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने आपदा में तत्काल सहायता के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपदा प्रभावित 13 गाँव में जल और विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। 3 गाँवों में आवागमन के लिए ट्रॉली संचालित कर दी गई है। साथ ही साथ समुचित मात्रा में राशन भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पौड़ी में पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारी विरोधी है, जिसके चलते राज्य आंदोलनकारियों को अपमानित किया जा रहा है। राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि पूरे देश में सबसे खराब बताई गई है। बीजेपी को तुरंत मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए। इस दौरान पौड़ी पहुंचकर चुनित राज्य आंदोलनकारियों के धरना प्रदर्शन को समर्थन भी उन्होंने दिया। जुबान देने के लिए मैं आया हूँ। उसमें कुछ लोगों पे आरोप है कि वो शायद आंदोलन में नहीं थे। मैं उनके साथ नहीं हूँ। कईयों की आयु पे लोगों ने प्रश्न उठाए। अगर वो ऐसे अभिमन्यु पैदा हुए हैं तो ये इतिहास में हो सकते हैं, वर्तमान में मैं समझता हूँ नहीं हो सकते। तो मैं जब मंत्री भी था तब भी मेरे पास बहुत सारी मातृशक्ति आती थी जो बच्चों के गोद में फ़ोटो लेकर आती थी, ये बचे जाते थे। तो हमने कहा था कि इस तरह से उनका चयन होना बड़ा मुश्किल है। ये आप ही के योगदान को माना जाएगा, बच्चे के योगदान को नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूँ सरकारों की यही नीति रहने वाली है। मैं 5 बार इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। हमारी कलम से एक भी गलत व्यक्ति को कभी नहीं चुना गया। तो मेरी अब भी सरकार से दरियाफ्त है कि वो आंदोलनकारियों की बात सुने। वहीं दूसरी तरफ चमोली आपदा के 18वें दिन भी तपोवन बैराज और सुरंग में लापता लोगों के लिए तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है। हालांकि मंगलवार को कोई शव नहीं मिला। अब तक तपोवन टनल से आपको बता दें कि 184 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है। यहां से सुरंग का SFT पॉइंट 10 मीटर पर है और यह वही जगह है जहां पर अधिक संख्या में लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही थी। आपदा में लापता 204 में से 70 शव और मानव अंग मिल चुके हैं, जबकि 134 अभी भी लापता है। वहीं आपदा में मारे गए 40 लोगों की शिनाख्त भी हो चुकी है, जबकि बाकी शवों का DNA रिपोर्ट सुरक्षित रखी गई है और उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।
तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गंभीर बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंभीर, आज 18वां दिन है चमोली में आई त्रासदी का, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रहे हैं? क्योंकि लगातार जो परिजन हैं ऐसी आस में अभी तक उम्मीदें बिछाए बैठे हैं कि अभी भी अब जो उनके परिजन हैं उनके बारे में उन्हें किसी प्रकार की जानकारी मिले। क्या कुछ फिलहाल वहां हो रहा है और किस तरीके का अपडेट आपको मिल रहा है? जी ऐसा मैं आपको बता दूं कि जो ये रेस्क्यू का जो कार्य है वो अभी भी जो है कि जारी है, वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। जिस प्रकार से कि लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि वो उनका किसी न किसी की तरफ से उनका जो है कोई सुराग मिले उनके परिजनों का जी। जबकि जितने भी मतलब 206 लोग जो इसमें आपदा में लापता हैं या जिनकी डेड बॉडियां मिल चुकी हैं या किसी के अंग मिल चुके हैं, तो इसमें से वैसे राज्य सरकार ने सबको मृत घोषित कर दिया है, ये खबर भी आ चुकी है जी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है टनल के पास अभी भी जो अंदर फंसे हुए हैं, उनका यही कहना है कि अगर उन्हें उनके जो मृत शरीर, उनके परिजनों के मृत शरीर भी मिल जाए तो वो अपने लिए जो है कि खुशनसीब समझेंगे। और जो रैनी में जो कार्य चल रहा है, रैनी में भी जो है जो पुल का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि वो बॉर्डर को जोड़ता है, उस पर भी युद्ध स्तर पर जो इंजीनियरिंग की टीम है, जो आर्मी इंजीनियर और जो ग्रिप है बीआरओ की टीम, वो युद्ध स्तर पर काम कर रही है जी। गंभीर बिष्ट, जिस तरीके से ये भी जानकारी दी गई है कि आखिरकार उस टी पॉइंट तक जो सुरक्षा टीम है, जो राहत बचाव टीमें हैं, वो पहुंच गई है, जहां पर फिलहाल ये आशंका जताई जा रही थी कि सबसे ज्यादा लोग यहां पर फंसे हो सकते हैं। अब फिलहाल क्या कुछ आगे की रणनीति जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनके द्वारा बनाई गई है? क्योंकि लोगों के बचने की उम्मीद अब बहुत कम है, अब ना के बराबर उम्मीद ये मानी जा रही है। अब कब तक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी जो है कि ये जानकारी मिली थी कि 1300 मीटर यानी 1 किलोमीटर और 300 मीटर पर भी जो है कि 3 लोग जो है कि काम कर रहे थे, उनका भी कोई सुराग नहीं है। तो ये रेस्क्यू जो कार्य है वो जारी रहेगा। कोशिश ये है कि कुछ नहीं तो जो शव है, जो वर्करों के शव है वो मिल जाए और जो आने वाली आपदा है उससे भी जो है कि बचा जा सके। तो इस ध्येय से भी जो है कि उस पर जो है कि जोर शोर से एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है और एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है और प्रशासन की नजर भी उस पर है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब तक 70 शव और मानव अंग मिल चुके हैं और लगातार चमोली में तपोवन सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 184 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और इसी के साथ अभी भी राहत बचाव का कार्य वहां जारी है। तमाम जो टीमें हैं आपदा प्रबंधन की वो मौजूद हैं और लगातार शवों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो आज 18वां दिन है चमोली आपदा का। वहीं दूसरी तरफ रामनगर में एबीवीपी के छात्रों ने परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने और 2000 रुपए लेट फीस के लिए जाने के विरोध में रामनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में धरना दिया है। आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन का दूसरा दिन है, जिसमें एक दिन पहले छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। वहीं छात्रों का ये भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और साथ ही उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। 20 तारीख थी, अब उसमें पेनल्टी लगने लगी है 500। आज रात से वो 2000 होने वाली है। परीक्षा शुल्क तो 500 है, लेकिन उसमें जो पेनल्टी लग रही है 2000 है। बच्चा कहाँ से देगा, आप ये बताइए। और कल भी हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए हम आज धरने पे बैठे हैं। अगर अभी भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यूनिवर्सिटी तक जाएंगे और कुलपति जी का वहाँ पुतला भी दहन करेंगे और फिर भी जहाँ तक हमें जाना पड़े बच्चों के लिए हम वहाँ तक जाएंगे। छात्रों की जो है फीस की बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने जो आज किया है, आंदोलन किया है, उसके जो है सापेक्ष में हम यूनिवर्सिटी को जो है भेज देंगे। अब यूनिवर्सिटी अपनी रूल रेगुलेशन के अनुसार अपनी कार्रवाई करेगी। अब तो ये यूनिवर्सिटी का ही है, उसकी जो है रूल अब क्या कर रही है अब इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। फिलहाल उनके डिमांड के अनुसार मैंने उनका प्रतिवेदन भेज दिया है। तो वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बने महिला समूह की मेहनत अब रंग लाने लगी है। महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए जा रहे मशरूम का उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, वहीं बाजार में इसका अच्छा भाव भी मिलने लगा है। बताया जा रहा है कि सीमांत खटीमा में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं ने 9 क्विंटल
मशरूम का उत्पादन किया है। समूह की तरफ से जो है मशरूम मिला हमें। मशरूम हम लोग उसको बेच रहे हैं 100 रुपये किलो, और उसमें फायदा हो रहा है हम लोगों को। छोटे छोटे पॉली हाउस बने हैं, उसमें भी बेनिफिट हो रहा है हम लोगों को। वहीं मंगलौर के नारसन ब्लॉक में बाल संरक्षण इकाई हरिद्वार की बैठक की गई, जिसमें बच्चों के संरक्षण संबंधित योजनाओं के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बैठक में ब्लॉक की सभी आशाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जिले के सभी ब्लॉक में बाल संरक्षण योजना के चलते गोष्ठी की जा रही है, जिसमें छोटे बच्चों की देखरेख, संरक्षण, छोटे बच्चे नशे के दुष्प्रभाव से कैसे बचे जैसे सभी गतिविधियों के बारे में सभी को जागरूक किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंची महिला एवं बाल विकास अधिकारी रेणु उपाध्याय ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा बच्चों के लिए जागरूकता अभियान ब्लॉक स्तर पर चलाया जा रहा है। अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार और हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया जी के आदेश अनुसार आज एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जो भी बच्चों से जुड़ी हुई योजनाएं हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही है, उनका विस्तार से गांव-गांव तक उनका प्रचार प्रसार पहुंच जाए, किस प्रकार से योजनाएं हमारी चलाई जा रही है। जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कानूनी अधिकार। जो बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं और अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, जैसे जे बोर्ड द्वारा 2015 एक्ट का जो बना हुआ है, बच्चों को संरक्षण कैसे दिया जाए, बच्चों का अच्छा भविष्य कैसे हो, शिक्षा कैसे मिले, बच्चा अच्छी दिशा में कैसे जाए, उसका जागरूक अभियान हम अपने खंड विकास अधिकारी नारसन ब्लॉक द्वारा और ग्राम विकास अधिकारी और मैं संरक्षण अधिकारी DCP हरिद्वार से और हमारे आउटरीच कार्यकर्ता आशीष, बाल कल्याण समिति से जोगेंद्र, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। देश की आजादी के 70 से अधिक साल बीत चुके हैं, लेकिन देश के कई गांव आज भी मूलभूत जरूरतों से दूर है और वहां के लोग आंदोलन और प्रदर्शनों के जरिए अपनी मांग शासन और प्रशासन के सामने रखने को मजबूर है। ऐसा एक मामला इन दिनों गैरसैंण ब्लॉक के तेवा खर्क गांव से सामने आया है। यहाँ गांव को सड़क से जोड़ने के लिए इस क्षेत्र के सबसे उम्रदराज व्यक्ति 106 वर्षीय नैन सिंह धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने के बाद यहाँ के लोग हमेशा सड़क को लेकर तरसते रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद भी किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों को सड़क के लिए तवज्जो नहीं दिया है। किले कि हमारे गाँव में कोई नहीं होनी, कोई विकास नहीं है। हमारे गाँव में हम 25 दिन हुए, हम सड़क खोते हमारा झंडा रोहण भी यख हो, सब चीज़ हम हो, तभी भी कोई सरकार कोई न्याय हम देखने लिए। जब हम इतनी परेशानी हुई वोट लिए जल्दी पहुँच जान, और आज कोई हम देखने आ गया, क्या मंत्री क्या कोई DM साहब क्या SDM क्या कोई भी हमारे साथ नहीं पहुँच सकने। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस ने जहां एक और आम लोगों का बजट खराब कर रखा है, वहीं अब प्याज की बढ़ती कीमतें लोगों को रसोई से प्याज के जायकों को कम करने लगी है। आपको बता दें कि देहरादून और गढ़वाल क्षेत्र में कई जगहों पर प्याज 60 रुपए किलो तक बिका है। हालांकि कई क्षेत्रों में प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन आम लोगों की मारे तो पिछले साल की तरह इस साल भी प्याज की कीमतें दिनों दिन उछाल मार रही हैं। पौड़ी में विकासखंड पाबो के ग्राम पंचायत ताल में ग्राम प्रधान के चयन को लेकर अब विवाद हो गया है। ब्लॉक प्रमुख पाबो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से प्रधान पद को लेकर जारी किए गए आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के आकस्मिक निधन के बाद जिला पंचायती राज अधिकारी ने मनमाने ढंग से प्रधान पद पर वार्ड सदस्य का चयन किया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जल्द ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन करने और न्यायालय में मामले को ले जाने की चेतावनी दी है। नीचे जैसे आ रही हाल 1 फरवरी को हमारे यहाँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारे यहाँ ग्राम सभा ताल में जो है बिना चुनाव के प्रधान की नियुक्ति की गई थी।
तो उसका विरोध हमने किया था, पर उसके एक हफ्ते के अंदर ब्लॉक ने पहले जवाब दिया। उसके बाद जो है ग्राम सभा ताल के लोग आज आ रखे थे, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि इसमें कोई जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो हम लोग आज डीएम सर के पास आए थे इसके बारे में जानकारी देने के लिए कि हमारे यहाँ बिना चुनाव के जो है प्रधान को घोषित कर दिया गया है, बिना क्या डीपीआर सर के जो उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम जो है शासन के थ्रू नियुक्त कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरे जिला में हमारे 29 सीट जो है वो खाली हैं प्रधान की। फेसबुक के माध्यम से पूरे जितने भी हमारे तंत्र चल रहे हैं उनके माध्यम से सबको अवगत हो गया है कि किस तरह की नादिरशाही किस तरह का कि ये हिटलरशाही चल रही है कि प्रधान के चुनाव हुए नहीं ताल में, और आप अपनी पार्टी के प्रतिभा देवी नाम के महिला को नामित कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और हमने माननीय डीएम साहब से मांग की है कि इसको तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इसको निरस्त किया जाए। तो वही दूसरी तरफ कोटद्वार में लकड़ी माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तहसीलदार ने पौखाल से यमकेश्वर जा रहे अवैध लकड़ियों के ट्रक पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया है। तहसीलदार विकास अवस्थी ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक लकड़ियों से भरा ट्रक कांडाखाल से यमकेश्वर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। उसे रोककर दस्तावेज दिखाने को भी कहा गया तो कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक को सीज कर दिया गया है। कांडाखाल के समीप हमें एक ट्रक जाते हुए दिखाई दिया यमकेश्वर की तरफ, मतलब पौखाल की तरफ। तो उससे लकड़ी से भरा हुआ था। हमने पूछा कि भाई कहाँ है, कोई वैध दस्तावेज दिखाइए, तो उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तत्काल ही उसे ट्रक को हमने उसमें। तो चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।